हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस बी सिंह आपका अपने ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम अध्याय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय में आप जानेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों अल्प विकसित थी, उसमें गतिहीनता की स्थिति के कारक कौन से थे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस जो 1854 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उनके कथन से, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन ब्रिटिश उपनिवेश भारत के महत्व को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ब्रिटेन का जो तेज़ी से विकसित उद्योग था, उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता ब्रिटिश इंडिया ही था। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था है और जो भविष्य की संभावनाएं हैं, यह कैसे प्राप्त हुई हैं। तो इसको समझने के लिए हमें आज़ादी से 200 वर्ष पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना होगा, जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य कर लेता है तो उसे हम उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। तो भारत भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था और अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वह औपनिवेशिक शासन का जो मुख्य उद्देश्य था वह इंग्लैंड में जो तेज़ी से उद्योग विकसित हो रहे थे, उन उद्योगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना रहे और वह भारत से जो है सस्ता कच्चा माल खरीदते थे। वहाँ के उद्योगों में विनिर्मित करके उस विनिर्मित वस्तु को भारत में ला करके ऊंचे दामों पर बेच करके भारी मुनाफा कमाते थे। अब हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, अर्थात जो औपनिवेशिक शासन था उसमें भारत का निम्न विकास क्यों हो रहा था। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। वहाँ पर जन सामान्य की जो महत्वपूर्ण आजीविका का साधन था वह कृषि था। कुछ विनिर्माण गतिविधियाँ भी हो रही थीं, जैसे सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों को विश्व बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। मुख्य तौर पर अगर यहाँ आप समझें तो अंग्रेज़ों का उपनिवेश बनने से पहले भारत जो था वह कृषि और हस्तकला के लिए विश्वविख्यात था। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था।
इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल जो स्वरूप था वह उसको बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ निजी स्तर पर प्रयास किए गए, परंतु वे प्रयास भी जो थे अनधिकारिक थे, बहुत विश्वसनीय नहीं थे। इन आकलनकर्ताओं में हम देख लेते हैं कौन कौन है। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर BKRB राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। अर्थात जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि थी वो 2% से कम रही और प्रति व्यक्ति आय तो उससे भी कम रही। उसका कारण था कि जो आबादी बढ़ रही थी तेजी से, उसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो है पूरा प्रतिफल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में नहीं दिखाई देता था। अब हम देख लेते हैं कि कृषि क्षेत्र का क्या हाल था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों में रहती थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। अब यह गतिहीन विकास प्रक्रिया अर्थात जो कृषि उत्पादकता थी उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। हालांकि कृषि क्षेत्र में प्रसार के कारण कुल उत्पादन तो बढ़ रहा था, परंतु उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण, मुख्य कारण जो देखा गया वह ये देखा गया कि औपनिवेशिक शासन द्वारा जो लागू की गई भू व्यवस्था थी वह महत्वपूर्ण कारक थी। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी और जो कृषि में लाभ होते थे उसका अधिकांश हिस्सा जो है जमींदार हड़प लेते थे। परिणाम होता था कि किसानों के पास कुछ अतिरेक नहीं बचता था जिससे वह तकनीकी विकास या जो तकनीक थी कृषि क्षेत्र में उसका प्रयोग नहीं कर पाते थे। परिणाम स्वरूप कृषि का विकास जो था वह नहीं हो पा रहा था, उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी। अब जमींदार जो शोषण कर रहे थे उसका मुख्य कारण अंग्रेज़ों की जो लगान नीति थी वह भी थी, क्योंकि अगर जमींदार समय पे लगान अंग्रेज़ों को नहीं चुकाते थे तो अंग्रेज़ उनकी जमींदारी ख़त्म करके किसी अन्य को वो जिम्मेदारी दे देते थे। इस कारण से जमींदार जो होते थे वह अन्यायपूर्ण तरीके से किसानों से लगान संग्रह करते थे। इस कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने के लिए बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि और कौन से कारण थे। प्रौद्योगिकी का अभाव था, निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी थी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और उर्वरकों का प्रयोग लगभग नगण्य था, जिसके कारण जो है कृषि उत्पादकता निम्न बनी रही।
देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि का व्यवसायीकरण भी देखा गया। कुछ स्थानों पर नकदी फसल जिसकी उच्च उत्पादकता थी उसकी भी खेती की जाती थी, परंतु जो ये उच्च उत्पादकता था इसका लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि एक करार के तहत अंग्रेज उनसे व्यावसायिक खेती कराते थे, नकदी फसलों का उत्पादन करवाते थे और उन्हें बहुत ही कम मूल्य पर खरीद करके उनको ब्रिटेन के उद्योगों को आपूर्ति कर देते थे और वहाँ से फिर उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में ला करके बेच दिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे और न तकनीक थी, और इसका जो है प्रतिफल हमको दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय कृषि की जो उत्पादकता थी वह बहुत ही कम थी। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जो क्षेत्र था उसकी क्या स्थिति थी। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। हमने पहले ही चर्चा किया कि भारत कृषि और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान जो है आधुनिक उद्योगों ने लिया, और वो आधुनिक उद्योग कहाँ के थे? वो ब्रिटेन में थे। भारत में कोई आधुनिक उद्योग स्थापित नहीं हो पाया, वरन जो भारत के हस्तशिल्प उद्योग थे वह भी क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट होते गए। वह ब्रिटेन के उद्योगों से जो आयातित माल थे उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए। परिणाम हुआ कि भारतीय जो हस्तकला और शिल्प कला थे वह उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे। इसके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। अर्थात यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के ब्रिटेन के उद्योगों को आपूर्ति करते थे और जो उद्योग से विनिर्मित सामान था वह भारत में ला करके बेचना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। अर्थात जब हस्तशिल्प और शिल्प कला भारत में समाप्त हो रही थी तो उन वस्तुओं की मांग की आपूर्ति ब्रिटेन में बनने वाले सामानों से हो रही थी। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। अर्थात जो थोड़े बहुत उद्योग थे वह सूती कपड़ा मिले थी और वह भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में थी, जो आज के महाराष्ट्र और गुजरात हैं।
पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय जो है वो विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। इनके नाम आप याद कर लेंगे। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग किसे कहेंगे? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इनका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादक क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अर्थात जो ब्रिटिश शासन था वह कुछ जो आधारभूत संरचनाएं थी वहीं तक सीमित थी और अन्य जो उद्योग विकसित हो रहे थे थोड़े बहुत पैमाने पर, वह निजी क्षेत्रों में ही विकसित हो रहे थे। शेष इस अध्याय का जो शेष भाग है वह अगले वीडियो में देखेंगे और यह भी हम देखेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा उससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। धन्यवाद।